जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ 21st of November 25 and we are starting our today's lecture of F3 of ACCA। आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने FA2 में भी डबल एंट्री पढ़ी है और काफ़ी डिटेल से ही पढ़ रही थी। तो यहाँ हम सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि क्या इसमें कोई नई चीज़ या कोई एडवांस वर्जन तो उसने नहीं दिया लर्निंग का। अगर नहीं दिया तो हम इसे क्विकली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, डबल एंट्री बुक कीपिंग। अगर हम इस पे आते हैं और शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसका बर्ड्स आई व्यू लेते हैं तो शुरू में ओवरव्यू है जिसमें है ट्रांजैक्शंस अकर। नीचे लिखा है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद लिखा है ड्यूअलिटी एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन रिफ्लेक्शन इन लेजर अकाउंट्स। और उसके बाद लिखा है एक साइड पे, दूसरी साइड पे लिखा है अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम के नीचे लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अकाउंटिंग। और दूसरी साइड पे ड्यूअलिटी के नीचे लिखा है फाइनेंशियल स्टेट। अब मेरा ख्याल है इनमें ज़्यादातर चीज़ें तो आपने वहाँ पढ़ी हैं। कुछ एक आध चीज़ मुझे लगता है कि आपने नहीं पढ़ी होगी, इसे हम डिस्कस करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट लिखने का मकसद क्या है? जब ट्रांजैक्शन अकर होती है तो हमें कैसे पता चलता है ट्रांजैक्शन हुई है? कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होती है, एविडेंस आता है, और एविडेंस होता है तो हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हो गई है, इसे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। जब वो सोर्स डॉक्यूमेंट आती है तो फिर दो साइड पे बात चली जाती है। एक तो फिर हम उसकी डबल एंट्री पास करते हैं, डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब क्या है? हर ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, ये आपको पता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ लिया। बेसिकली डुअलिटी का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन से ही निकला। ऐसे ही है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम कहते हैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है कोई एक चीज चेंज नहीं होती, दो कम से कम एसेट के अंदर ही दो एसेट चेंज होते हैं, या एसेट लायबिलिटी और कैपिटल में से कोई दो एस्पेक्ट चेंज होते हैं। वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन काफी डिटेल से आपने पढ़ी होगी वहां पे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। और ये लेजर अकाउंट में चला जाता है। कैसे चला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से ही हम डबल एंट्री पास करते हैं, और जब डबल एंट्री होती है तो दो लेजर अकाउंट अफेक्ट होते हैं हमेशा। एक लेजर अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो इस तरह डुअलिटी का या अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेजर अकाउंट में जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब लेजर अकाउंट बन जाते हैं तो फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। और फिर जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी साइड पे वो कह रहा है अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम वो इसलिए कह रहा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट से सिर्फ आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, पूरा सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनाने का मकसद है ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन हुई, एक डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्रेडिट तो कर दिया, इसे रिकॉर्ड कैसे करना है? उस सिस्टम ने इसे आगे लेजर में कैसे ट्रांसफर करना है, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनना है, फिर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी होनी चाहिए कि नहीं, मतलब आपको इसकी में कोई अप्रूवल्स चाहिए कि नहीं। वो तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है बेसिकली, अप्रूवल्स वाला। तो आपको पूरे सिस्टम बनाने पड़ते हैं कि अगर ये ट्रांजैक्शन हुई तो इसमें इस चीज़ को हम डेबिट करेंगे और इस लेजर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये पहले से प्री डिफाइन करना पड़ता है। इसी तरह फिर उसके साथ इंटरनल कंट्रोल चल रहे होते हैं कि ये ट्रांजैक्शन अगर हमने हो गई है तो क्या इसे रिकॉर्ड कर लें, या पहले अप्रूवल लें किसी चीज की कि क्या ट्रांजैक्शन हमने ओन भी करनी है कि नहीं करनी। तो वो पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो वो जो कि हर सारी चीज़ों को इंश्योर कर रहा होता है कि फ्रॉड एंड एरर ना हो। तो हम वो थोड़ा सा पढ़ेंगे अकाउंटिंग सिस्टम। उसके नीचे क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिस्टम बन जाता है तो ये मैनुअल भी बन सकता है। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, लेजर खाते बना लिए हैं, हार्ड रजिस्टर मंगाए हुए हैं, उन पे एंट्रियां हो रही हैं। दूसरा, ये कंप्यूटर भी यूज़ हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो भी यूज़ हो सकते हैं। और अब कंप्यूटर भी यूज होता है तो उसमें भी दो एस्पेक्ट आ गए हैं कि सब कुछ मेरे इस लैपटॉप में है। अगर मैंने कोई चीज़ आपको देनी है तो अपने लैपटॉप से यूएसबी के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू आपको दूंगा, नहीं तो आपको कोई एक्सेस नहीं है। मुझे एक्सेस इसलिए है कि मेरे पास लैपटॉप है, जब चाहूंगा खोलूंगा और इसे पढ़ लूंगा। लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? क्लाउड पे अपलोड करते हैं वो तुम आज के बच्चे हो, तुम्हें पता है। मतलब मैंने जो सारी अकाउंटिंग हो रही है मेरे लैपटॉप में, लोकल बेस पे नहीं हो रही। ये अपलोड हो रही है किसी ना किसी कंप्यूटिंग सिस्टम में जो कि ऑनलाइन पड़ा है। अब मैं जो ये लैपटॉप भी ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी दुनिया में कहीं भी बैठूं, किसी भी सिस्टम पे बैठ जाऊं, लॉगिन पासवर्ड करूं, मुझे एक्सेस मिल जाएगी अपने सिस्टम को, और मैं वहां देख सकूंगा कि मेरे सिस्टम में क्या एंट्रियां हो रही हैं। इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वो आपको पता है माशाल्लाह पहले से। तो ये चीज़ हमने पढ़ लिया। अब इससे आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में नहीं दे रहा, इसे आपने पढ़ लेना है। जो बॉक्स है बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये आपने एक बार जरूर पढ़ना है, और ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है पहले, लिहाजा मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। कंटेंट्स और पर्पस। द टेबल बिलो समराइजेज द प्रिंसिपल बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा सोर्सेज फॉर एन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। ये वो सिंपल बात कर रहा है, और ये बेसिकली अकाउंटिंग सिस्टम के लिए किस चीज़ की बात कर रहा है?
कौन सी ट्रांजैक्शन की, बेसिकली प्रोक्योरमेंट की बात कर रहा है, परचेज की बात कर रहा है, ठीक है। आपके बे, बेसिक सिस्टम जो होते हैं आपके अकाउंटिंग में कौन कौन से चल रहे होते हैं, या बेसिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, जो चार पांच होती हैं जिन पे आपने बहुत तवज्जो देनी होती है और उनका पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो सकता। कौन कौन सी होती है? सेल्स। सेल नहीं, देखो तरतीब से जिंदगी में अपने आप को ऑर्डर पे रखो। सेल्स के लिए आपको चीजें चाहिए ना, परचेज करोगे तो सेल्स होंगी। तरतीब से चलो। एक बिजनेस जब बनता है तो पहली बार क्या होता है, इस तरतीब से चलो। जब पहली बार बिजनेस बनता है तो क्या होता है, परचेज नहीं होती। जब बिजनेस बन रहा होता है, लैंड खरीदी जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, मशीनरी खरीदी जाती है, तो सबसे पहले कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? बल्कि इससे भी पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होती है। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस आते हैं, वो क्या है, वो तो सिंपल है। हमें पता है इतना एक्सपेंस हुआ, डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट हो गया, तो कोई बड़ा सिस्टम नहीं चाहिए। सिर्फ बेसिक जो अकाउंटिंग के जो टेक्निक है डबल एंट्री की, वो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, चीजें लग गई, रजिस्ट्रेशन हो गई कंपनी की, अब क्या होगा? अब एसेट खरीदना शुरू करेंगे, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। उन्हें क्या डेबिट कैसे करना है, एसेट्स को, क्रेडिट कैश या पेबल, वो भी बड़ी सिंपल अकाउंटिंग है। लेकिन इतनी सिंपल नहीं है। अब एसेट जब हमने परचेज करने हैं तो कौन से स्टैंडर्ड के मुताबिक, IAS 16 या जो भी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उसके मुताबिक देखना है कि एसेट की कॉस्ट में क्या आना चाहिए और किस हद तक चीजों को इसमें डालना है, तो वो सारा सिस्टम देखना है। लेकिन सो फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, फिगर, वो तो फिगर बताता है कि आपने क्या रिकॉर्ड करनी है, वो जो आपका स्टैंडर्ड है, या डिस्क्लोजर बताता है कि आपने लोगों को क्या बताना है। लेकिन जो सो फार एज रिकॉर्डिंग इज कंसर्न, आपने फैसला कर लिया कि एसेट मुझे 6 करोड़ का पड़ा है, तो एंट्री तो सिंपल है ना, एसेट डेबिट टू कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट। तो उसमें भी अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्री की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि उस एसेट की कॉस्ट हमने लिखनी कितनी है, वो हम फिर IAS 16 में पढ़ेंगे। फिलहाल हम समरी बनाते हैं कि सिर्फ एंट्रीज की बात करते हैं कि एंट्री की रिकॉर्डिंग में क्या कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जब वो सारा कुछ लग जाएगा, फिर क्या होगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। जब प्रोडक्शन शुरू होगी तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, माल, रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल की परचेज शुरू, जब परचेज होगी तो रॉ मटेरियल जब परचेज होके आएगा तो कहाँ पे होगा, स्टोर हो जाएगा। तो फिर आपकी इन्वेंट्री बनेगी। इन्वेंट्री से फिर क्या होगा, चीज़ें इशू होंगी, प्रोडक्शन में जाएंगी, तो फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। और जब प्रोडक्शन हो जाएगी तो चीज़ें क्या बनेगी, फिनिश गुड्स। वो भी एक एसेट है, एसेट रिकॉर्ड होगा। सिर्फ ये देखना होगा कि इसकी कॉस्ट में क्या कुछ आना चाहिए। एंट्री की कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। अब चीज़ें बन गई तो अब इसे सेल करना है, सेल का अपना पूरा सिस्टम। सबसे पहला जो मेजर सिस्टम आएगा वो किस चीज़ का आएगा, परचेज का, जो रेगुलर चलेगा, बार बार चलेगा, और उसमें आपको पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये उसने परचेज सिस्टम दिया है, एक मेजर सिस्टम होता है परचेज का। नंबर टू इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है इन्वेंट्री मेंटेनेंस का, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, इन्वेंट्री आई, स्टोर की, फिर इशू की, फिर इशू का रिकॉर्ड रखा, फिर नई परचेज हुई। जो मुसलसल साइकिल चलते हैं, इन्वेंट्री साइकिल चलता है, परचेज के थ्रू आता है। परचेज होती है, फिर इन्वेंट्री में आती है, इन्वेंट्री उसे सेफ गार्ड करने को कहते हैं, इन्वेंट्री को संभाल के रखना है, इन्वेंट्री इशू करनी है और इन्वेंट्री रिसीव करनी है, उसे हम कर लेते हैं। इन्वेंट्री के बाद अगला सिस्टम क्या आता है, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उसमें हम अभी नहीं जाते। उसका अपना पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जाता है। उसके बाद आती है सेल। सेल का फिर अपना सिस्टम है, तो परचेज, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन कह सकते हो, और सेल्स। सेल्स के अलावा एक्सपेंसेस में क्या होता है कि एंटरटेनमेंट हो गई, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कोई भी एक्सपेंस हो गया तो जनरली ये तो सिंपल एंट्री है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको डिटेल वर्किंग करनी पड़ती है, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपको बकायदा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उस हिसाब से एंट्री पास करनी है, तो उसके पीछे पूरी कैलकुलेशन है। ये सिंपल नहीं है कि भाई एक डॉक्यूमेंट आ गई कि भाई इतनी डेप्रिसिएशन है रिकॉर्ड कर लो, ऐसे नहीं होता। एंटरटेनमेंट तो है ना, यार ये दूध का डब्बा आया रिकॉर्ड कर लो, कर लिया। लेकिन डेप्रिसिएशन में आपको कैलकुलेशंस करनी है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें भी आपको छोटा सा सिस्टम बनाना है कि हमारा मेथड कौन सा होगा, तरीका क्या होगा, IAS 16 के मुताबिक करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सपेंसेस में, जो आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, जो हर महीने जो अपना साइकिल पूरा करता है, वो है पेरोल, सैलरी। सैलरी ये नहीं होता कि आपको किसी ने बता दिया जी 2 करोड़ सैलरी है, बस रिकॉर्ड करोड़ दे दो। सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कौन बंदा कितने दिन आया, कितने दिन की सैलरी काटनी है एज पर रेगुलेशन, कितनी नहीं काटनी, इसे का पी फंड कितना काटना है, इसने लोन लिया हुआ तो वो कितना काटना है, इसका टैक्स कितना काटना है, तो वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हर एम्प्लॉय की होनी है। और आपका 1,000 एम्प्लॉय है तो 1,000 एम्प्लॉय की कैलकुलेशन हर महीने होनी है। और इंश्योर करना है कि गलत फिगर रिकॉर्ड ना हो, गलत फिगर पे ना हो जाए। तो वो पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। फिर अटेंडेंस बेस्ड होती है सारी। अटेंडेंस पे से बात शुरू होती है, अटेंडेंस से उसकी फिगर्स निकाली जाती हैं, फिगर से फिर पेएबल निकलता है, फिर पेएबल से पे किया जाता है। तो पूरा पेरोल का एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो जो बेसिक सिस्टम है हमारे वो हैं
अगर मैं सिंपल कर दूं तो परचेज, सेल और पेरोल, एक्सपेंसेस में पेरोल। ये तीन बहुत मेजर सिस्टम है जिनमें आपको पूरा सिस्टम बनाना है, क्योंकि परचेज का काम ये नहीं है कि बाजार से गए परचेज कर ली। आपने असेस करना है कि माल की क्वालिटी भी देखनी है, उसकी प्राइस भी देखनी है, पूरा सिस्टम बनाना है कि कौन बाजार जाके देखेगा, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, कौन उसे अप्रूव करेगा, और बाकी चीज़ें कैसे करेंगे, स्टॉक मेंटेन रखना है कि इससे नीचे ना जाए, वो कौन देखेगा, एक्सेट्रा। तो पूरा सिस्टम बनता है। तो यहाँ हमने परचेज की डॉक्यूमेंटेशन बताई है, जो कि वहाँ भी हमने पढ़ी थी। सबसे पहले आती है कोटेशन। ठीक है। कोटेशन का मतलब है क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड। आप कोटेशन मांगते हैं लोगों से कि मुझे चीज़ें चाहिए, मुझे कोटेशन भेजो, ये चीज़ें दे सकते हो, किस क्वालिटी के दोगे और किस प्राइस पे दोगे। आगे फिर आती है परचेज। जब वो कोटेशन आ जाती हैं, दो या तीन आपके पास, आपको जो कोटेशन मुनासिब लगती है, फिर आप क्या करते हैं, परचेज रिक्वेजिशन आप देते हैं। नेम ऑफ द रिक्वेस्टर, डेट ऑफ रिक्वेस्ट, डिटेल एंड रीजन फॉर गुड्स और सर्विसेज। ये है परचेज रिक्वेजिशन। कौन इशू करता है और किसके लिए करता है? जी। परचेजिंग डिपार्टमेंट इशू करेगा। किसे? सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इशू करेगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं, जिसे चाहिए हो। परचेज तो कोई भी चीज़ हो सकती है ना। परचेज सिर्फ रॉ मटेरियल तो नहीं हो सकता, स्टेशनरी भी हो सकती है। आप कह लो कि यूज़र इशू करेगा, यूज़र अपनी रिक्वेजिशन डालेगा, मुझे ये चीज़ें चाहिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि मुझे स्टेशनरी चाहिए भाई। ठीक है। किसे इशू करेगा? परचेज को नहीं करेगा। चीज़ें जनरली आपको पहले से स्टोर में पड़ी हों, स्टोर डिपार्टमेंट को भेजेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, देखो हैं तो भेजो मुझे। जो असल तरीका होता है, स्टोर डिपार्टमेंट को चीज़ें होंगी वो इशू कर देगा, अगर नहीं होंगी फिर स्टोर वाला क्या करेगा? अब परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा ये चीज़ें शॉर्ट हैं, इन्हें फौरन खरीद। अब परचेज डिपार्टमेंट आउटसाइड द एंटिटी चीज़ें भेजेगा कि मुझे चीज़ें चाहिए। तो सब है, परचेज रिक्वेजिशन कौन इशू करता है? यूज़र। किसी डिपार्टमेंट का नाम ना ले, किसी डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा जैसे जो चीज़ चाहिए वो मांग सकता है। ठीक है। आगे, आगे क्या आएगा? परचेज ऑर्डर। अब परचेज डिपार्टमेंट तक बात चली गई है, परचेज डिपार्टमेंट ने बाहर से चीज़ें मंगवानी है तो क्या इशू करेगा? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में क्वांटिटीज होती हैं जनरली, अमाउंट नहीं होती, क्योंकि वो अमाउंट पहले ही वेरीफाई कर चुका होता है, एग्री कर चुका होता है सप्लायर के साथ। ठीक है। उसके बाद आगे चला आएगा क्या होगा? फिर सेल्स ऑर्डर उसने इकट्ठा कर दिया। हमारा परचेज ऑर्डर, जिस बंदे को हमने भेजा उसके लिए क्या है? सेल्स ऑर्डर। हमने तो परचेज करनी है, उसने हमें सेल करनी है, तो हमारा परचेज ऑर्डर उसके लिए क्या बन जाएगा? सेल्स ऑर्डर। आगे है जी डिस्पैच नोट, गुड डिस्पैच नोट। अब वो जब हमें चीज़ें भेजेगा तो वो क्या करेगा? वो गुड्स डिस्पैच नोट भेजेगा। ठीक है, हमने वहाँ भी पढ़ा था। जब भी किसी भी फैक्ट्री से कोई चीज़ आउट होगी, सेल होके, क्या इशू होगा? गुड डिस्पैच नोट की ये चीज़ें डिस्पैच हो गई हैं। डिस्पैच नोट पे भी जनरली क्वांटिटीज होती हैं, अमाउंट नहीं होती, क्योंकि अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसे जीडीएन भी कह देते हैं। फिर गुड्स रिसीव्ड नोट। जब ये चीज़ें आपके पास आएंगी परचेजर के पास, तो परचेजर आंखें बंद करके तो नहीं लेगा, वो पहले इन्हें कंफर्म करेगा, इन्हें एवेल्युएट करेगा, इन्हें चेक करेगा। ठीक है। जब चेक करेगा तो जो अगर चीज़ें उसने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हम अप टू मार्क हैं, तो फिर वो अपनी एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम होगा गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड रिसीव्ड नोट कौन बनाता है? परचेजर। डिस्पैच नोट कौन बनाता है? सेलर। ठीक है। तो आपने जीडीएन बना, जीआरएन बना लिया। जीआरएन को जीआरआईएन भी कहते हैं, गुड्स रिसीव्ड एंड इंस्पेक्शन नोट भी कह देते हैं, कि आपने रिसीव करके इंस्पेक्शन करके रिसीव की है। ये इस चीज़ का एविडेंस है कि चीज़ें आपने रिसीव कर ली। इसके बाद नीचे फिर आती है, जब ये हो जाती है तो आपने एक्सेप्ट कर ली। अब उधर से आपको इनवॉइस आएगी। वो कौन सी इनवॉइस भेजेगा? जिसने आपको सेल किया, सेल्स इनवॉइस। अब सेल्स इनवॉइस वो पहली डॉक्यूमेंट है जो आपके अकाउंटिंग सिस्टम में एंटर होती है, ये पता है ना। ये पहली डॉक्यूमेंट है जिसपे फिगर भी होती है, अमाउंट भी होती है, क्योंकि आप दूसरे से पैसे मांग रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि जी हमने फलां आपको गुड डिस्पैच नोट दिया था, आपका फलां वो जीआरएन था, तो उस हिसाब से ये हमारा पैसा बनता है, ये हमें दे दें। उनकी सेल्स इनवॉइस परचेजर की क्या कहलाती है? परचेज इनवॉइस। एक ही चीज़ है, डॉक्यूमेंट एक ही है। भेजने वाले के लिए सेल्स इनवॉइस है, आप उसे अपने लिए क्या कहेंगे? परचेज इनवॉइस। उसके बाद फिर परचेज इनवॉइस आ गई, वही वाली बात कि उसकी सेल्स इनवॉइस, मेरी परचेज इनवॉइस। फिर सप्लायर स्टेटमेंट अब आ गई। अब उसका सप्लायर स्टेटमेंट भी बनती है। वो क्या होता है कि एक सप्लायर से आपने 10 बार परचेज किया है पिछले एक महीने में,
कुछ पैसे दे दिए हैं कुछ नहीं दिए। अब वो सप्लायर आपसे कह रहा है कि मुझे तो मैंने आपसे 6 लाख लेने हैं अभी, आप कहते हैं नहीं यार 6 लाख तो नहीं 5 लेने हैं। वो कहता है मुझे डिटेल भेजें। तो वो जो आप स्टेटमेंट बनाते हैं ना कि फलां डेट को आपसे खरीदा, फलां डेट को आपको पैसे दिए, जो बैलेंस निकलता है उसे क्या कहते हैं, सप्लायर स्टेट। आपके जो अकाउंट्स पेबल होते हैं हर एक की आप स्टेटमेंट और उसका डाटा तैयार रखते हैं, उनसे आपकी डिस्कशन मुसलसल चल रही होती है। तो वो जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं सप्लायर स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो सप्लायर स्टेटमेंट के बाद नीचे उसने कहा क्रेडिट नोट, ये भी आपने पढ़ लिया था। क्रेडिट नोट क्या होता है? व्हाट इज क्रेडिट नोट? क्या? सप्लायर इशू करता है जब आप कोर्स रिटर्न करें। हाँ, जब भी कोई एडजस्टमेंट होती है, आपकी जो ओरिजिनल सेल थी उसमें कोई एडजस्टमेंट होती है, नई सेल नहीं होती। एडजस्टमेंट अगर चीज़ें वापस हो गई, कोई डिस्काउंट दी है, चीज़ें डैमेज थी तो आपने कोई बेनिफिट दिया है, वही ट्रांजैक्शन है। वो एक ट्रांजैक्शन हो चुकी है सेल्स इनवॉइस के थ्रू, लेकिन उसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है तो आप इशू करते हैं क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? जो एडजस्टमेंट दे रहा होता है, जिसने पैसे लेने होते हैं। आप उसके अकाउंट रिसीवेबल है, उसने आपको डेबिट किया था जब सेल की थी, अब वो आपके रिसीवेबल को कम करेगा तो आपको क्रेडिट करेगा। तो इसलिए इसका नाम है क्रेडिट नोट। तो वो क्या आपको इसमें लिख के देता है, वी हैव क्रेडिटेड यू। और ये क्रेडिट नोट जनरली आपके लिए क्या कहलाता है, डेबिट नोट। और डेबिट नोट ये भी हो सकता है कि अगर आप अमाउंट बढ़ रही है, मतलब इनवॉइस गलत थी, 2 लाख की होनी चाहिए थी और इशू हो गई 190 की, तो 10,000 की डेबिट नोट भी जा सकता है जनरली। ठीक है। या इनवॉइस को करेक्ट भी किया जा सकता है, और क्रेडिट नोट जाता है जो इनवॉइस वैल्यू को कम करना हो। ठीक है। तो ये चीज़ है। रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है? जब आप फिर किसी को चेक इशू करते हैं, कोई पेमेंट करते हैं, तो साथ जो एविडेंस जाता है ना कि ये पैसे हम आपको दे रहे हैं, उसे कहते हैं रेमिटेंस एडवांस। ये एविडेंस होता है कि वी आर गोइंग टू पे यू। उसके बाद रसीट आती है। रसीट का मतलब है कि वो आपको रसीद इशू करता है कि हाँ मुझे पैसे मिल गए हैं, वो रसीद बना के आपको भेज देता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट ही, इन्हें आपने पढ़ लेंगे। फिर डुअलिटी एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमने वहाँ पढ़ा था। एग्जाम्पल उसने नीचे दिए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने वहाँ पढ़ी थी, नीचे लिखा हुआ एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, या एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपने पढ़ी हुई है, इसमें बहस की जरूरत नहीं है। सिंपली एक बात मुझे बता दो कि इक्विटी किसे कहते हैं? या फिर जो प्रॉफिट नहीं दिया होता कंपनी से। क्या कहते हैं उस, नाम क्या रखते हैं हम लोग? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये याद रखना है, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अमेरिकन उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, एक ही बात है। अमेरिकन उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, ब्रिटिश उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वर्ड भी यूज होता है, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का वर्ड भी यूज हो जाता है। कोई भी नाम यूज हो सकता है, लेकिन ये वो प्रॉफिट है जो कि कंपनी ने अर्न किया हुआ है, लेकिन अभी इसने अपने मेंबर्स को या अपने मालिकों को नहीं दिया। तो ये उन्हीं का राइट है, जब चाहे लें कंपनी से, कंपनी के लिए पेएबल है। तो इक्विटी में कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स या कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम इक्विटी कहते हैं। आगे चलते हैं। Illustration 1, the accounting equation. The transaction of Ali's new business in the first week were as follows. उसने क्या रिक्वायर्ड क्या? यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन। बना लोगे? इसमें मेरे ख्याल आप कर लोगे इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसे देख लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसे आपने डालना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 2, डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये भी एक बार आपने देखना है, नहीं समझ आती तो मुझसे डिस्कस कर लेने। ये सारी चीज़ें हम आपने पहले की हैं तो मैं इसे ज़रा स्किप कर रहा हूँ जी। उसके बाद टच योर अंडरस्टैंडिंग 1, ये भी वही चीज़ है। अकाउंटिंग इक्वेशन में डालना है अपने चीज़ों को। आगे है द प्रोसेस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजेक्शन अकर होती है, ये तो आपको पता है ना। फिर उसे रिकॉर्ड किया जाता है लेजर अकाउंट्स में। ट्रांजेक्शन अकर होने के बाद जनरली सबसे पहले क्या बनता है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। वो उसने गोल कर रहा है, क्योंकि अब जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के चक्कर में नहीं पड़ते। आपने ट्रांजैक्शन डाली, डेबिट जे क्रेडिट जे, वो सीधा जाके उसे डाल देते हैं लेजर अकाउंट। तो अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बुक ऑफ प्राइम एंट्री की ऐसे जरूरत नहीं होती, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। चेक एंड बैलेंस लगे होते हैं, कीज लगी होती हैं, सर्च कीज। आप सर्च की लगाएंगे वो चीज़ें दे देगा। अब उसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री कह दो या कुछ भी कह लो। ठीक है। वो डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग होती है जनरली। तो ट्रांजैक्शन अगर हुई, उसे आपने रिकॉर्ड कर दिया लेजर में, लेजर से वो बैलेंस ऑफ किया, बैलेंस निकले हर लेजर के तो क्या बन गया? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी। ठीक है।
ये नहीं बना, ट्रायल बैलेंस बना और ट्रायल बैलेंस में फिर एडजस्टमेंट्स डाली साल के एंड की, और जो फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना वहां से आपने बना ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? ट्रायल बैलेंस बंद तो हो गया, आपने सारे लेजर बैलेंस ऑफ किए, वहां से ट्रायल बैलेंस बना लिया है, तो एडजस्टमेंट कहाँ से आ गई? जो गलत रिकॉर्ड हुई है, जो ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, या कुछ ऐसी चीजें जिनका पता ही साल के एंड पे जाके चलता है, पहले पता ही नहीं होता। मतलब जून में आपने बनाना है 30 जून को, अब 30 जून का जो बिजली का बिल है वो तो जुलाई में आएगा, तो जून में जनरली इसकी एंट्री हो नहीं पाएगी, और बिल तो उसी वक्त रिकॉर्ड होता है जनरली जब वो आ जाता है। तो कुछ ऐसी बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं ईयर एंड पे जो अभी तक आपने पास नहीं की होती, लेकिन इस साल से रिलेट करती हैं और एक्सपेक्टेड होती हैं, होनी होती हैं। तो आप फिर वो डालते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। वो जो साल के एंड पे ये सारी एक सोच विचार थॉट प्रोसेस शुरू होता है, और उसके मुताबिक अपने रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन सी है, मोटी मोटी जरा मुझे बताओ, जो हर साल होंगी? आपने अकाउंटिंग पढ़ी है ना F2 में, तो क्यों, बिजली का कौन सी होगी? बिल वगैरह। बिजली का बिल पे, मतलब उसने क्या है, एक्रूअल्स का होना, एक्रूड एक्सपेंसेस, और इनकम रिसीवेबल्स भी हो सकती हैं कि इनवॉइस चली गई है या इनवॉइस जानी चाहिए अभी तक नहीं गई, तो देखेंगे कि जहाँ इनवॉइस भेजो और साथ रिकॉर्ड करो। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की एंट्री साल के दौरान होती है कि साल के एंड पे होती है? एंड पे, वो भी एडजस्टमेंट में आ गई। और लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेशन कब होगी? साल के एंड पे होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना, वो भी साल के एंड पे नहीं होगा अगर आप पीरियोडिक सिस्टम पे हैं। परपेचुअल में तो निकल आएगी साथ साथ होगी, लेकिन पीरियोडिक में साल के एंड पे निकलेगी। क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है, ये सारा कुछ साल के एंड पे होता है। बहुत सी चीजें हैं जो साल के एंड पे फिर करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। वो सारी एडजस्टमेंट डल जाएंगी, जब एडजस्टमेंट डल जाएंगी तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? एडजस्टेड हो जाएगा। पहले अनएडजस्टेड था, अब एडजस्टमेंट डल गई तो ट्रायल बैलेंस को क्या कहेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या फाइनल ट्रायल बैलेंस। अब इसकी बेस पे आप क्या बना लेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी बनती हैं? 5। गुड। फिर हम ऐसे डिस्कस नहीं करते, वो आपको आती है। आगे चलते हैं, अगला पेज। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, डाटा रिकॉर्डेड इज लाइकली टू इंक्लूड द फॉलोइंग: ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, परचेज और ऑन क्रेडिट, कैश से जर्नल एंट्री, प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी प्लस डिस्क्रिप्शन और कोड, मॉनेटरी वैल्यू, एनी ट्रेड और अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, इन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट टर्म्स। ठीक है। अब ये किस चीज की बात कर रहा है बेसिकली? कौन सी ट्रांजेक्शन की कर रहा है जी? किसी भी ट्रांजैक्शन की सोर्स डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। वो जो डॉक्यूमेंट है जहां से आपने ट्रांजैक्शन उठानी है, रिकॉर्ड करनी है, वो कह रहा है उसमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन ये वाली होनी चाहिए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें लिखी हो, उसमें डॉक्यूमेंट पे कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई, ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है, सेल है, परचेज है, एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, पता चले वहां से। प्रोडक्ट क्वांटिटी, अगर वो सेल है तो क्वांटिटी कितनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, मॉनेटरी वैल्यू कितने में वो सेल हुआ, एटसेट्रा, डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट दी गई तो कितनी है, वो माइनस करके नेट फिगर निकालेंगे। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको तो पता होंगी, माशाल्लाह आपने तो काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो वो सिर्फ एक आइडिया दे रहा है कि आपकी सोर्स डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी एलिमेंट्स होने चाहिए। फिर अकाउंटिंग सिस्टम आ जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम में वो क्या पढ़ रहा है? इनपुट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट और स्टैंडिंग डाटा, दो चीजें होती हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट और स्टैंडिंग डाटा। और दोनों इकट्ठे होकर आगे जाते हैं अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसेस में, कैलकुलेशंस होती हैं, लेजर्स में चली जाती हैं, फिर फिगर कैलकुलेट होके फिर जर्नल एंट्रीज बनती हैं, जर्नल एंट्रीज तो पहले बनती हैं, फिर रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब ये वो ओवरऑल बात कर रहा है कि कैलकुलेशंस होती हैं, लेजर में रिकॉर्ड हो जाती है, फिर लेजर में रिकॉर्ड जो जर्नल एंट्री है वही डबल एंट्री रिकॉर्ड हो गई है, और ये सारा रिकॉर्ड एक जगह कंसोल इकट्ठा हो रहा होता है। तो ये हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है। और आउटपुट क्या होती है? ट्रायल बैलेंस बनता है और रिपोर्ट्स बनती हैं। रिपोर्ट्स कौन सी हैं? फाइनेंशियल स्टेट। ठीक हो गया। अब स्टैंडिंग डाटा क्या चीज़ है? स्टैंडिंग डाटा, जो डेटा काफी अपने अंदर से होता है, वो इस तरह वो डिप्रिसिएशन वगैरह हो गया ना, इस तरह की। शाबाश। मतलब जो उसकी कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं होती, वो तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, सबको पता है। होती है उसकी भी डॉक्यूमेंट, लेकिन वो इंटरनल डॉक्यूमेंट होती है, बाहर से नहीं आती। ठीक है। अच्छा, किस सप्लायर को कितने पैसे सेल्स करनी है, तो ये डाटा कहाँ से पता चलता है कि ये ये तो सप्लायर इनवॉइस मुझसे उधार सेल मांग रहा है 20 लाख रुपए की, तो क्या मैं कर दूं कि ना करूं, ये कहाँ से पता चलता है? स्टोर किया होता है। क्रेडिट स्कोर वगैरह आपने कहीं रिकॉर्ड किया होता है? लिखा होता है कस्टमर टू कस्टमर, या जुबानी याद होता है?
और सो लिखा होता है। आपको 500 कस्टमर है तो कैसे याद होगा कि किसके साथ क्या एग्री किया था? तो आपने अकाउंटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं मेंशन किया होता है। जब आप सप्लायर को, कस्टमर को पहली बार यस कर रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो कि ऐसे चीज़ें देनी है, कस्टमर बनाना है कि नहीं, उस वक्त उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करके, चीज़ें देख के, उसकी कोई अप्रूवल्स लेके आप रिकॉर्ड कर लेते हो कि भाई इसे ये इसके साथ हमने करना है। आपका एग्रीमेंट होता है इंटरनली भी और उसके साथ भी। तो वहाँ वो डाटा आपके अंदर पड़ा हुआ है सिस्टम में। उसमें जनरली आपकी कोई नई डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होगी। एक बार हो गई थी, अप्रूवल्स हो गई थी, वही यूज होंगी जब तक चेंज नहीं होती। लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है एक ट्रांजेक्शन हुई है तो कोई नई ट्रांजेक्शन जो हुई है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है वो बाहर से आती है कहीं ना कहीं से। जैसे सेल्स इनवॉइस, हाँ, सेल इनवॉइस इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब उसे चेक करना कि इस कस्टमर की जो सेल्स इनवॉइस है, हमने इसे 50 लाख की चीजें सेल कर दी है, तो करनी भी चाहिए थी कि नहीं। अब ये जो डाटा की करनी चाहिए थी या नहीं, ये इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट अलग से नहीं आएगी अभी। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं डाटा पड़ा होगा। तो ये वो है स्टैंडिंग डाटा। स्टैंडिंग डाटा और सोर्स डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करते हैं तो आपको पता चलता है कि ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, किस अमाउंट पे करनी है, और उससे डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। नीचे इनपुट्स वगैरह को फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। स्टैंडिंग डाटा भी उसने एक्सप्लेन किया है। ये सारा कुछ आपने एक बार पढ़ लेना है। फिर प्रोसेसेस उसने और आउटपुट तीनों को डिस्कस किया है, इसे बस आपने एक बार पढ़ लेना है। क्योंकि मेरी जो इस वक्त मेरी फीलिंग है कि तुम्हें माशाल्लाह काफ़ी कुछ तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें आता भी है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन एक बार जरूर पढ़ना है और फिर मुझसे डिस्कस कर लेना है अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो। यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। In addition to preparing the annual financial statement, the accounting system is also used to monitor the effectiveness of the business and help review and conclude relevant transaction। मतलब कि अकाउंटिंग सिस्टम का काम सिर्फ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाना नहीं होता, बल्कि और भी डाटा आपने इकट्ठा करना होता है जो आपको कहीं भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वही वाली बात जो मैंने एग्जांपल दी कि पहली बार किसी कस्टमर को बनाओगे तो आंखें बंद करके उसे सेल तो नहीं करोगे, पहले उसकी क्रेडिट इवैल्यूएशन करोगे, फिर चीज़ें डिस्कस करके कोई लिमिट मुकर्रर करोगे कि भाई इसे इससे ज़्यादा उधार सेल्स नहीं करनी। वो सारा डाटा भी आपने बनाना है। देखिए कौन सा सिस्टम है जो इसे देख रहा होता है और बना रहा होता है? अकाउंटिंग सिस्टम। ये डायरेक्टली तो रिकॉर्ड में नहीं जाती, रिकॉर्डिंग में नहीं जाना ये डाटा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो होगी उससे रिलेट कर, तो अकाउंटिंग सिस्टम अदर इंफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस कर रहा होता है जो यहाँ वो कहना चाह रहा है। इसे आपने एक बार पढ़ लेना है। फिर डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग सिस्टम्स। अब आज अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसे हम जरा थोड़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता हो कि वो कहना क्या चाह रहा है कि आज के मॉडर्न दौर में क्या क्या चेंजेस आई हैं। द इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, बेसिकली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की बात करेगा वो, प्रोवाइडेड लिटिल मोर देन द फैसिलिटी टू हैव फास्टर एंड मोर रिलायबल समराइजेशन एंड टोटलिंग ऑफ वैल्यूज, बट विद लिमिटेड एनालिसिस ऑफ द डाटा इनपुट। नाउ देर इज एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ द शेल्फ inexpensive accounting software packages available. One benefit of these packages is that they are developed by experienced people and therefore regarded as a reliable and robust. One potential downside is that any standard package may not meet the precise information needs and requirement of an individual user. These packages are normally subject to regular software updates as the packages modified over time. Accounting software systems have developed to meet the needs of entities such as multi-site operations. More recent developments include the availability of integrated systems. These systems are able to handle not only accounting data but other systems and processes relevant to the other parts of the entity, which may include inventory management, human resource management, payroll operations, etc. ठीक है। Many large entities have customized systems with the software tailored to meet their particular specifications. अगला पैराग्राफ, in a computerized system, accounting information is more likely to be presented either in a columnar format or perhaps by the use of plus or minus notation rather than presented in T account format. With the explicit use of debit and credit terminology. The key point to remember is that the fundamental principles of double entry bookkeeping are maintained and applied. The only difference is the format in which the information is presented. Some computerized accounting systems also include an integrated bank account. Note, however, that the bank account is assumed not to be integrated into the accounting system in the ACCA FA syllabus and exam। अच्छा जी, समझ आ गई है।
इसमें कोई नई चीज? तो मुझे बताओ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं फिर? जो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को मोबाइल पे। और इसकी भी एग्जांपल आज के दौर में कोई? सर इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स अगर हमारी कोई चीज़ के तो उसके पीछे जो कॉस्ट आई है वो नहीं वो नहीं, वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सारी रिलेटेड है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सिस्टम इससे बड़ी चीज है। कोई आज का सॉफ्टवेयर के नाम जिसका आता होगा वो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। वो ओरेकल फाइनेंशियल्स, क्विक बुक वगैरह नहीं। क्विक बुक ऐसा जो एक हाथ से ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत छोटे लेवल। एसएपी नाम सुना है कभी? सैप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, सबसे टॉप पे वही है। फिर ओरेकल फाइनेंशियल्स। इंटीग्रेशन का मतलब है जो आप कह रहे हो ना, कॉस्ट ऑफ सोल्ड के पीछे सारी वर्किंग है, वो सारी तो अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है तो वो कॉस्टिंग भी। तो वो सिस्टम तो रिकॉर्ड कर रहा है अकाउंटिंग सिस्टम, वो तो सब कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि आपके कंपनी के अंदर जो डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम में आपको डाटा एंटर नहीं करना पड़ता, अकाउंटिंग सिस्टम डाटा कहीं से खुद ही फैच कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऑर्डर आया है कस्टमर से। कस्टमर ने आपको कहा जी मुझे चीज़ें चाहिए, आपने कोटेशन भेज दी। कोटेशन भेजी तो कस्टमर ने एग्री कर लिया। अब ये सारा कुछ कंप्यूटर में हो रहा है। कस्टमर की एक आई चीज़, वो भी फर्ज करें कस्टमर भी बहुत एडवांस है, उसने आपको आपके सिस्टम में भेजा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। आपने सिस्टम के अंदर से कोटेशन भेज दी, वहां उसने सिस्टम में परचेज ऑर्डर भेज दिया। अब आपके सिस्टम ने देखा परचेज ऑर्डर आ गया है, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को रिकंसाइल किया कि क्या इस बंदे की क्रेडिट लिमिट इतनी है कि मैं हम इसे भेज दें। जवाब उसे सिस्टम को मिला यस। सिस्टम ने खुद ही उसे ओके कर दिया। ओके करके सिस्टम ने परचेज रिक्वेजिशन डाल दी या इशू नोट डाल दिया स्टोर को कि ये चीज़ें इशू करो। स्टोर के पास चला गया, स्टोर के सिस्टम ने खुद ही चेक किया। अब ये जो पहला सिस्टम था, ये किस डिपार्टमेंट के पास होगा? परचेज ऑर्डर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उस सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा है कि ये चीजें स्टोर वाले को कह रहा है कि ये इशू करनी है। वो बंदा कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके स्टोर वाले के पास नहीं गया, उसने अपने स्क्रीन पे एंटर कर दिया कि ये चीजें ओके है मेरी तरफ से। जो ही उसने ओके की, ये किसकी स्क्रीन पे चला गया? स्टोर वाले की। अब स्टोर वाले ने अपनी वैल्यूएशन उसके सिस्टम ने खुद ही लगा दी। फर्क हम सिस्टम ने कहा जी इसमें कोई मसला नहीं है, सिस्टम ने खुद ही से उसे इशू नोट डाल दिया। ठीक है। इशू नोट डाल दिया तो किसे चला गया अब ये? डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को कि भाई ये चीज़ें लो और भेजो। अब वहाँ ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे चला गया। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने भेज दी तो वो बन गया, डिस्पैच नोट बन गया। वहाँ जब कस्टमर ने रिसीव की तो आपका डिलीवरी नोट बना और उसका जीआरएन बन गया। जब सिस्टम में चीज़ एंटर हो गई, ऑटोमेटिकली आ गई कि जनाब चीज़ें एक्सेप्ट हो गई हैं। अब सिस्टम ने इनवॉइस जनरेट कर दी। अब इनवॉइस जनरेट करने के लिए डाटा अकाउंटेंट को फीड करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है वो डाटा फेच कर लेगा पीछे वाले सिस्टम से। सिस्टम एक नहीं होगा, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होंगे। सेल्स मॉड्यूल अलग होगा, इन्वेंट्री मॉड्यूल जो स्टोर वाला चला रहा है अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल शायद अलग हो। ये मॉड्यूल अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से डाटा ऑटोमेटिकली फेच कर रहे हैं। इसी तरह जो अकाउंटिंग सिस्टम को नजर आ जाएगा सब कुछ है, तो आखिरी जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिकली एक मेल या कोई चीज अकाउंटिंग सिस्टम के मॉड्यूल में चली जाएगी कि चीजें क्लियर हैं, इनकी पेमेंट करनी है। वहां इन्वॉइस बन जाएगी और इन्वॉइस की फिगर सिस्टम खुद ही उठा लेगा पीछे वाले सारे डाटा से। चीजें उसे नजर आ रही हैं सारी। कोटेशन भी इशू हुई है, परचेज ऑर्डर भी हुआ है, सब कुछ है, तो उसे फिगर नजर आ रही है। वो खुद ही से डाटा फैच कर लेगा। दुनिया सब तक चली गई। तो ऐसा सिस्टम जो इतने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर रहा होता है, इसे इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। जनरली पाकिस्तान में ये नहीं होता। सेल वाले अपना काम करते हैं, हार्ड कॉपी भेजते हैं स्टोर को, स्टोर वाला हार्ड कॉपी रख के फिजिकली चीज़ें इशू करता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले फिर फिजिकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अल्टीमेटली अकाउंट्स वाला इनवॉइस खुद बनाता है एंट्री करके, जब उसके हाथ में क्या आ जाती है? डिस्पैच नोट, डिलीवरी नोट, और उनका जीआरएन तो खैर नहीं देगा, डिलीवरी नोट। जब ये आ जाता है तो अब अकाउंट्स वाले के पास ये चीज आ जाती है कि मुझे इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए। तो वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में फिर सारी एंट्रियां दोबारा कर। तो अगर अलग अलग मॉड्यूल चल रहे हैं, हर बंदा अपना मॉड्यूल चला रहा है, तो फिर हर बंदा एक डॉक्यूमेंट अगले डिपार्टमेंट को भेजेगा और वो अपने सिस्टम में दोबारा एंट्री करेगा अपने हिसाब से। लेकिन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में एंट्री खुद ब खुद सिस्टम में आगे से आगे चल रही होती है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। और जो इम्पोर्टेंट है आज, एसएपी है, ओरेकल फाइनेंशियल है, और भी हैं, ओडू है एक, वो एजुकेशन से रिलेटेड है और बहुत अच्छा है। क्विक बुक किसी हद तक है, बहुत बड़ा नहीं है। किसी हद तक ये ईआरपी है लेकिन बहुत छोटी हद तक। एसएपी तो बहुत एडवांस लेवल की। ठीक है। एनी हाउ, ये एक चीज़ थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। बाकी चीज़ें तो समझ आ गई हैं, इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं थी जो प्रॉब्लम कर रही है, तो इसे आपने पढ़ लेनी।
तो इसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे, और मेरा ख्याल है कि कल हम इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट हैं, इस तरह जो आपको आते हैं, उन्हें तो जल्दी ख़त्म करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा था, कोई नई चीज़ें आ रही हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम दे के तो कोशिश करेंगे एक एक दो दो दिन में हम चैप्टर्स को कंक्लूड करते जाएं। इसमें चीज़ें तो उसने आगे बहुत डाली हुई हैं अभी भी, लेकिन वो सारी बेसिक चीज़ें हैं कि मेरे ख्याल है चैप्टर का हम खत्म मंडे को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके, आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।